ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या आती है इसके अंदर, वो देखिए। इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है कि जैसे आपका जो हेलो एल्केन है, ठीक है, आपका जो हेलो एल्केन होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर हेलो एल्केन लगा हुआ है, बाकी यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसमें अगर आप जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो है, जैसे कार्बन एटम्स की अगर लेबलिंग करें तो जो एटम हेलोजन से लगा होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं और उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन को हम बीटा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली जो है ये डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन होता है। डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन होता है ये, और इसमें जो है यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन ये दो चीजें बाहर निकलती हैं। तो इस तरीके से ये जो है HX इसमें से निकल जाता है। HX निकलता है तो जो है हमारे पास जो एल्केन होता है उसका जो हेलो एल्केन होता है उसका हमारे पास एक्चुअली इसमें एल्कीन बन जाता है। सॉरी, ठीक है। और साथ में बाय प्रोडक्ट्स अगर आप दिखाना चाहें तो बात अलग है, बाकी जो है इसमें KX प्लस H2 इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो ये तो है इस तरीके से। ये मेनली जो रिएक्शन है ये इसको हम जो है इस कैटेगरी ऑफ रिएक्शन को हम प्रिसाइज टर्म्स में जो है हम बात करें तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो है जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है इसके अंदर। हेलोजन तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन, मतलब जो बीटा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन होता है वो जो है वो एलिमिनेट होता है, उसको ही बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। बीटा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन जो होता है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें, आप अलग अलग तरह की आपको जो है रिएक्टेंट्स दे दिए जाएं, हेलो एल्केन्स दे दिए जाएं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, जैसे देखिएगा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे जो है आप समझिए, अगर आपके पास सपोज करो आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन है, ठीक है। तो देखिए इसकी अगर मैं लेबलिंग करूंगा तो यहां पर जो है ये दिस इज दी अल्फा कार्बन, दिस इज दी अल्फा कार्बन जो जो हेलोजन से लगा होता है, या किसी भी मतलब एक तरह का लेबलिंग का तरीका, जैसे बायोलॉजी में आप डायग्राम को लेबल करते हो ना, वैसे लेबल करने का तरीका है कि एक कार्बन एटम को आपने लेबल किया है। और अल्फा कार्बन हम उसको बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन होता है नॉर्मली। तो ये अल्फा कार्बन हुआ हेलोजन से लगा हुआ। अल्फा कार्बन से लगा हुआ नेक्स्ट कार्बन जो बॉन्डेड होता है वो क्या कहलाता है? बीटा। लेकिन इस केस में आप देखोगे यहाँ पर 2 बीटा कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो 2 बीटा कार्बन एटम्स हैं तो ऑब्वियसली जो है मेरे पास 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट करने का ऑप्शन रहता है। यानी अब इसमें अगर मैं जैसे अगर बात को समझें हम कि मेरे पास 2 एलिमिनेशंस पॉसिबल हैं, 2 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इसके अंदर। वो कैसे भाई? जैसे मैंने अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाया, ये ध्यान रखिएगा अल्कोहलिक KOH होनी चाहिए। अगर एक्वस होता है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जो कल की रिएक्शन लास्ट रिएक्शन में हमने जो पढ़ा था, तब फिर अल्कोहल मिलता है हमको उस केस में। लेकिन मीडियम जो अल्कोहलिक होता है तो ये यहाँ पर हमें जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन मिलता है। तो 2 ऑप्शंस बनते हैं यहाँ पर। माइनस आप समझ लो कि HBr जो है हटेगा इसमें से, तो आपको ऑब्वियसली पता है एल्कीन बनेगा। तो 2 तरह के एल्कीन्स पॉसिबल है।
मान लीजिए ये वाला जो है लेफ्ट वाला कार्बन, इस पर से मैं हाइड्रोजन अगर हटाता हूं, ठीक है, और हेलोजन तो खैर जाएगा ही जाएगा इसके अंदर, तो क्या है कि यहां पर जो है मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी ये मेरे को मिल गया पेंट 2इन। और अगर मैं जैसे यहां पर जो है, अगर मैं ये वाला जो बीटा कार्बन है इसका हाइड्रोजन हटाता हूं अलोंग विद ब्रोमीन, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा दिखेगा, देखो आप, उसमें क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि पेंट 1इन मुझे मिलेगा। तो मुझे जो है इस तरह से दो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। तो जो है अब इस क्या होता है, ये एक बनता है एक नहीं बनता, या कोई 50-50 बनते हैं, या कोई एक मेजर होता है एक माइनर होता है, तो उसका जवाब ये है कि एक्सपेरिमेंट से रिवील करते हैं हमको कि इसमें जो पेंट 2इन है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर ये ज्यादा बनता है, मतलब ज्यादा मतलब 80%, लगभग 80-85% जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए, जब भी ऑर्गेनिक में हम डायलेमा में आते हैं तो वहां पर कोई ना कोई महान व्यक्ति बैठा होता है जो हमारे को एक नियम बना के दे जाता है। उसने एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सपेरिमेंट्स पे खूब जो है एक्सपेरिमेंट्स करके एक नतीजा देखा होता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन निकाली होती है कि भाई आप ऐसे केसेस में मेजर प्रोडक्ट आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो रूल जो या ये कहते हैं जो साइंटिस्ट आता है वो क्या है कि जो है उसका नाम था अलेक्जेंडर जेसेफ, ठीक है। लेकिन क्या है कि मतलब जो है इसको सेटजेफ बोलते हैं, तो एक्चुअली इसका जो रूल है वो जो है उसको हम सेटजेफ रूल बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर हम लिखें तो ये यही नाम आपको याद रखना है, सेटजेफ रूल। जैसे मार्कोनिकोव था वैसे यहां पर ये सेटजेफ रूल है। तो जो है इसमें ये रूल क्या है कि इन डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शंस, दी प्रेफर्ड प्रोडक्ट, प्रेफर्ड से मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded कार्बन एटम। ठीक है, यानी आप क्या देखेंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आप जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम जो ये बना आपके पास, ये जो आपके पास जो ये बना, उन दोनों कार्बन एटम को आप देखोगे और उसके बाद देखोगे कि उनकी तरफ, उनके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स कितने कितने हैं। तो गिनती आप करोगे तो जैसे अगर आप फर्स्ट केस में देखेंगे तो इसके एक तरफ ये एल्काइल ग्रुप है इथाइल और एक तरफ है मिथाइल, ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप्स हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक प्रोपाइल है और इधर तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, इधर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ कि माइनर प्रोडक्ट रह गया। मेजर बनने के लिए क्या होता है, यानी आपको ये प्रेडिक्ट करना होगा कि बनाने के बाद जो दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, किसको देखोगे, ये डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन एटम्स है ना, इनको आप ध्यान से देखोगे, इनको ऑब्जर्व करोगे, तो इनको देखोगे तो इसके दोनों तरफ जो है मतलब ज्यादा अगर हाइड्रोजन कम और एल्काइल ग्रुप्स अगर ज्यादा होंगे तो वो जो है आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड सेटजेफ रूल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है नंबर 3, रिएक्शन विद मेटल्स।
रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होती है तो उसमें क्या है कि जैसे एक तो अगर आपको ध्यान हो 11th में हमने पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन या वुड्स सिंथेसिस। नेम रिएक्शंस देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। वुड्स रिएक्शन या वुड्स सिंथेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है आप एक हेलो एल्केन लेते हैं और जो है आप इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर आपको ध्यान हो, ये क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है और आपने जितने कार्बन एटम्स का हेलो एल्केन लिया होता है, जितने कार्बन एटम्स का हेलो एल्केन लिया होता है उससे डबल कार्बन एटम्स का आपके पास जो है एल्केन बनता है। इसके अंदर ये जो आर होते हैं दोनों तरफ के, ये कंबाइन हो जाते हैं एंड व्हाट यू गेट इज आर आर। आपको इस तरीके से एल्केन मिलता है। व्हाट यू गेट इज एन एल्केन, और जो है इस तरीके से इसमें सोडियम हैलाइड जो है वो अलग हो जाता है। तो ये एक नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। 11th में पढ़ा हुआ है तो अब इस टाइम 12th में इतना इस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता, लेकिन सवाल उतने ही मतलब एग्रेसिव आ सकते हैं इसके ऊपर, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हम बात करेंगे वो है सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब आप बात करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये नया वर्ड आपके पास आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये जो है। आप समझें कि आगे सिंथेटिक यूजेस होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसको बोलते हैं RMgX। मतलब ये क्या होता है कि एक तरफ तो ये क्या है कि R मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इसको दिस इज अ टाइप ऑफ, इसको हम नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक। इस कैटेगरी के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटल होता है साथ में, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये। तो आर मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। तो इसमें इसको बनाते कैसे हैं कि हम जो है किसी हेलो एल्केन को लेते हैं, हेलो एल्केन का जो है रिएक्शन हम कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो ये भी जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया जाता है। ये एक्चुअली जो है हमें बिल्कुल एनहाइड्रस कंडीशंस में कराना होता है। और उसके बाद जो है इसमें जो है आपको ये RMg और X मिलता है। इसमें क्या खास बात होती है कि मैग्नीशियम का आपको पता है कुछ कोवेलेंट और कुछ आयनिक नेचर होता है। तो ये जो है एक तरफ तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन की चेन से और दूसरी तरफ जो है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है हैलाइड के साथ। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये जो है इसकी सिंथेसिस हमेशा एनाइडस कंडीशंस में होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is always synthesized under anhydrous conditions, ठीक है। ये सिर्फ एनहाइड्रस कंडीशंस में ही बनाया जाता है। रीजन दिस इज बिकॉज it reacts with water to form alkane। एक्चुअली अगर आप कोई भी जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लेते हैं, जैसे अगर आप वाटर लेते हैं, वाटर के साथ आप वाटर की प्रेजेंस में अगर होता है तो क्या होता है, जैसे RMgX होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये बड़ा रिएक्टिव होता है। तो ये हाथों हाथ क्या करता है कि जैसे ये वाटर के H को ले लेता है और इससे क्या होता है कि आपको एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और जो है आपको MgOH और X इस तरीके से मिल जाता है। तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, 1 मार्क क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आता है कि भाई क्यों इसको एनाइड्रस कंडीशंस में बनाना चाहिए। तो क्योंकि क्या होता है कि वाटर से रिएक्ट करके जो है ये इस तरीके से एल्केन में कन्वर्ट होता है। इनफैक्ट किसी में भी जिसमें इस तरह का हाइड्रोजन होता है, जैसे अमाइंस हो गए, जैसे अल्कोहल्स हो गए, उनसे भी जो है ये इस तरीके से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गई आपकी जैसे पर्टिकुलर हेलो एल्केन्स की जैसे जनरल रिएक्शंस हो गई। अब देखिए क्या है कि हम बात करें कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं
वो है रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, स्पेसिफिकली रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स की हम बात करते हैं। तो हेलोएरीन्स की रिएक्शंस में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली इसमें आती है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या देखते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमारा जो हेलोजन है, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन है, इस पर कोई हम न्यूक्लियोफाइल लगाएं, कोई हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, और वो न्यूक्लियोफाइल आकर जो है वो क्या है कि यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल आके लग जाए और जो है यहाँ हमारा जो क्लोराइड है वो अलग हो जाए। ऐसा ही न्यूक्लियोफिलिक में हमने यही पढ़ा था। तो जैसे कल जो लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई, जो लास्ट लेक्चर में कि भाई जैसे मान लो क्लोरो मिथेन है, उससे आपको मिथेनॉल बनाना है, तो एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दो, OH नेगेटिव उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन यहां पर जो है ना, यहां पर अंतर है थोड़ा सा। दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इजीली, मतलब बहुत मुश्किल से होती है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, आसानी से नहीं होती। जैसे हमारे पास हेलो एल्केन्स में तो आसानी से हो जाती है ना, ये हेलो एरीन्स में ऐसे आसानी से नहीं होती। रीजंस देखते हैं इसके हम, इसके एक से ज्यादा रीजन है ऐसा क्यों नहीं हो पाता, वो हम देखते हैं। तो जो है पहला रीजन तो होता है रेजोनेंस। देखिए क्या होता है, ये चीज मैं आपको बहुत एग्जॉस्टिवली आपको मैं जैसे जो है मैंने आपको बताया था, आपको अब आप समझते हो कि अगर क्लोराइड या मतलब कोई भी हेलोजन लगा हुआ है, सपोज करो अपन क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो क्लोरोबेंजीन जो है उस पर आपको पता है क्लोरीन पर लोन पेयर्स होते हैं। तो ये लोन पेयर्स होने के कारण क्या होता है कि ये आपको पता है प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। जैसे इसका अगर हम रेजोनेंस दिखाएं तो ये इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव साइन आ गया। अगला मूवमेंट होगा तो ये आगे पाए की तरह जाएगा और ये लोन पेयर बन जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर एज रहेगा। अब ये आगे जाएगा तो ये आगे लोन पेयर के तौर पे जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज ये इस तरीके से, और फाइनली ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के तौर पे आएगा, ये बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर के तौर पे। तो एक पूरी परिक्रमा जैसे हम जैसे क्लोरीन की दिखाते हैं, तो यहां पर ये वापस आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली रेजोनेंस के कारण यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें क्या दिक्कत आती है। देखिए आप, दिक्कत क्या मतलब एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, इन तीन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी मॉलिक्यूल के ओवरऑल बिहेवियर में हर स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। तो इन तीन स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि जो जैसे ये कहें कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड देख रहे हो इन तीन स्ट्रक्चर्स में, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिस कारण से इसको तोड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो ये जो है इस कारण से क्या होता है कि इनके जो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन होता है, ऐसा हेलो एल्केन्स में नहीं होता, लेकिन यहां पर होता है, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस the CX bond
of haloarenes has some double bond character which makes its cleavage डिफिकल्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, ये एक रीजन हो गया। अगला रीजन जो है वो क्या है, दूसरा रीजन क्या है इसके अंदर कि जैसे अगर आप जो है वो है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अगर आप मान लीजिए हेलोएरीन की बात करते हैं तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर ऑफ शॉर्टर लेंथ, है ना। तो सिंस आप इसमें लिख सकते हैं sp2 ऑर्बिटल्स आर शॉर्टर देन sp3, so CX bond in haloarenes is stronger than in haloalkanes। ठीक है, तीसरा रीजन इसमें क्या आ जाता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जैसे जब आप अगर इस पे से हेलोजन हटाएंगे तो जो कैटायन बनेगा वो फिनाइल कैटायन कहलाएगा, वो स्टेबल नहीं होता, तो कोई रिएक्शन अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना नहीं चाहता। ठीक है, और चौथा रीजन होता है स्टेरिक रिपल्शंस। हालांकि ये तो दोनों में कॉमन ही होता है, स्टेरिक रिपल्शंस बाय हेलोजन। हेलोजन जो है वो जो है अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको रिपेल करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका हेलोएरीन्स की जब आप बात करते हैं तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर बात ये आती है कि क्या हो ही नहीं सकता या बहुत जबरदस्ती हम करें, कोई ड्रास्टिक कंडीशंस में हो सकता है? तो जवाब है ये हो सकता है। ठीक है, तो उसको फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज अपने इतना ही करते हैं। ओके, सो बाय फॉर टुडे।